अमेरिकी सदर बाइडन वो बुला रहा है, ठीक है, मोदी साहब को, और तो मैं स्टेट विजिट पे बुलाऊं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तो मेरे ख्याल 5 साल में कहीं मिल भी नहीं सकता उनसे, को 1-on-1 मुलाकात ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है इस भारत को एक एटमी कुव्वत के तौर पे मान लिया और अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनको परमानेंट सीट, कि वो रशिया से भी लेते हैं। वो अभी S-400 उन्होंने लिया, टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह अमेरिका उनको मदद कर रहा है। काफी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो यूएन में ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाए। आपको क्या लगता है आने wants to just be the sixth, या बर्तानिया या फ्रांस दोनों में से एक को निकाले, 5 ही को रखे। इंडिया deserves to be there. It's one of the top 5 economies, one of the top 5 military powers. So that is the debate कि रिफॉर्म होना चाहिए। तो इंडिया is putting a lot of pressure international। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर इनवाइट किया जा रहा है यूएसए में, अमेरिका में, बाय जो बाइडन 1-to-1 मीटिंग के लिए। अगर आपको पिछले दिनों याद हो तो एयरबस और टाटा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें $100 बिलियन की बात हुई, और टाटा जो है वो $100 बिलियन का यहाँ पर उसको लेकर जो बाइडन ने ट्वीट भी किया था कि अलग अलग एरिया में अमेरिका के अंदर तकरीबन 10 मिलियन लोगों की, शायद 1 मिलियन या फिर नहीं 1 मिलियन बोला था, शायद 1 मिलियन लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर। अब जरा सोचिए कि इंडिया के कंपनी के ऑर्डर से अमेरिका में इतने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आखिरकार जो बाइडन जैसे लोग, इमैनुअल मैक्रोन जैसे लोग, ऋषि सुनाक जैसे लोग आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाएंगे 1-to-1 टॉक करने के लिए, और आखिरकार क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो बाइडन ऐसा भी चाहते हैं कि वो अमेरिकन कांग्रेस जो है अमेरिका में के अंदर, जैसे हमारे अंदर पार्लियामेंट होता है वहां पर कांग्रेस है, तो उस कांग्रेस को संबोधित करे प्रधानमंत्री मोदी, वहां जाकर एक स्पीच दे। और हम सबको पता है कि इस टाइप की इंपॉर्टेंस इसीलिए दी जाती है जबकि कंट्री अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री को अगर जो बाइडन से मिलना भी है तो 5 साल वेट करना पड़ता है और बहुत सारे तलवे चाटने पड़ते हैं, तब जाकर ये सारी सिचुएशन होती है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे UN जनरल असेंबली से खिताब भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विजिट पे आए। और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विजिट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है। उसकी फ्यू रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी। और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में, आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको अमेरिकी सदर बाइडन वो बुला रहा है, ठीक है, मोदी साहब को, और तो मैं स्टेट विजिट पे बुलाऊं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म तो मेरे ख्याल 5 साल में कहीं मिल भी नहीं सकता उनसे, कोई 1-on-1 मुलाकात ही नहीं है। मेरे ख्याल ये फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जिसकी 1-on-1 कोई मुलाकात नहीं है। वो एक जगह पे कहीं बुलाया था थोड़ी देर के लिए, कहीं खड़े हुए थे, नो दैट शहबाज शरीफ साहब, ठीक है। पहला सदर होगा अमरीकी जो पाकिस्तानी किसी वज़ीर सदर में मिले नहीं। इस तरह अमरीका साढ़े नाल तलकार डाउनग्रेड करता है बिकॉज ऑफ अकल ऑफ आर लीडर्स। ये साढ़े लीडर की अकलत हो, सिर्फ अकलत हो, कुछ भी नहीं, ईगो। इमरान खान ईगो थू मार खा गया। इमरान खान की रिक्वेस्ट आज भी व्हाइट हाउस में पड़ी हुई है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बाइडन साहब ने फ़ोन नहीं किया और थी पै गया था। नफरत की आइडियोलॉजी अपने वो बोधी हुई है, ठीक है जनाब, कि अब हमसे वो चीज़ें जो है ना वो हमारे कंट्रोल से बाहर निकलेंगी। ये टाइम बॉम्ब लग गए हुए हैं, ये कभी कहीं फट जाएगा, कभी कहीं फट जाएगा, कभी कहीं फट जाएगा। ये भारत को एक एटमी कुव्वत के तौर पे मान लिया और अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उनको परमानेंट सीट, जो माहदे किए उनमें
उनको टॉप ऑफ द लाइन वेपन्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और दुनिया में जहां से भी वो वेपन्स लेना चाहें अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं, और सो मच सो कि वो रशिया से भी लेते हैं। वो अभी S-400 उन्होंने लिया, टॉप ऑफ द लाइन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह अमेरिका उनको मदद कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, सबमरीन्स बनाने के लिए, ये वो चीज़ें। काफी जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वो यूएन में ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बन जाए। आपको क्या लगता है आने wants to just be the sixth, या बर्तानिया या फ्रांस दोनों में से एक को निकाले, 5 ही को रखे। इंडिया डिजर्व्स टू बी देयर, इट्स वन ऑफ द टॉप 5 इकोनॉमीज, वन ऑफ द टॉप 5 मिलिट्री पावर्स। So that is the debate कि रिफॉर्म होना चाहिए। तो इंडिया इज पुटिंग a lot of pressure इंटरनेशनल। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 6.1% जो है वो ग्रो कर रही है, और आईएमएफ ने उनको अप्रिशिएट किया है और कहा है कि ये बहुत ब्राइट स्पोर्ट है जो इंडिया की इकोनॉमी जो राइज कर रही है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को जो है वो आईएमएफ कंट्रोल कर रही है, जबकि वो कह रही है, ये प्रेशर डाल रही है कि हमारी सारी शर्तें मानी जाएं। तो क्या ये फर्क चल रहा है भाई कि इंडिया इतना आगे जा रहा है इकोनॉमी वाइज और पाकिस्तान को आईएमएफ कंट्रोल कर रहा है? देखिए, आई मीन देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स ना। इंडिया इकोनॉमी अभी खासतौर से पोस्ट कोविड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और फोकस है कि आइंदा 4-5 साल तक इट विल डू वेल, इट विल कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज इंडिया के सारे डक्स आर इन ए रो। इंडिया की गवर्नेंस भी ठीक ठाक चल रही है, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप है, इंडिया का एजुकेशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स काफी आ रहे हैं और रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं। इंडिया के पास तकरीबन कुछ 600 से ज्यादा इंडिया के एक्सपोर्ट्स खाली आर ओवर $660 बिलियन, इंडिया के रिजर्व्स कुछ $560 बिलियन से ज्यादा है। सो इट्स इन अ वेरी हेल्दी शेप। थोड़े दूसरी चीजें हैं, इंडिया में प्रॉब्लम्स, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। वज़ीर आज़म को क्यों बुलाया जा रहा है कि भाईजान वो हमने चाइना का मुकाबला करना है, वो भाईजान हम रशिया से इनके डिपेंडेंस ख़त्म की जाए। और यार ये बड़ी इकॉनमी है। मैं अभी देख रहा था कि जो टिम कुक हैं एप्पल के सीईओ, उन्होंने अभी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम एप्पल विल बी बुलिश ऑन इंडिया। ठीक है जी। सो आप इमेजिन कर लें कि वो कह रहे हैं हमारा फोकस ही इंडिया है, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है और हमारा मेजर फोकस है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने सारे का सारा जो फोकस है अपनी प्राइवेट कंपनीज को कहा है वो इंडिया के ऊपर कर दो। क्या देखें, इंडिया की किस्मत देखें कैसे जागी कि उनके साथ नेबरिंग कंट्री चाइना है। ठीक है, हमारे साथ भी नेबरिंग कंट्री चाइना है, लेकिन हम कंफ्यूज हैं। ना हम चीन की तरफ जा सकते हैं, ना हम अमेरिका की तरफ जा सकते हैं। चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते कि हमारी सारी 75 साल की इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका और वेस्ट और इंग्लैंड सब पे लगी हुई है, और हमारी एलीट की। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, हम चीन की तरफ इसलिए नहीं जा सकते, चीनी हमें मुंह भी नहीं लगाते पूरा। उनको पता ही है हम ये पैसे मांगने आ जाते हैं। उनको पता ही है जिस तरह उन्होंने सऊदीज़ को, अरबों को और वेस्ट को निचोड़ा, ये हमें भी निचोड़ जाएंगे। और चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं वो। तो देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ मैं आपको, आप जब भी किसी मुल्क से ताल्लुकात बिल्ड होते हैं तो सबसे पहले पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है। पाकिस्तान और चीन की जो मर्जी कर लें, पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं हो सकता। हमारी सिविलाइजेशन अलहदा, हमारे कल्चर अलहदा, हमारी वैल्यूज़ अलहदा। वो कल की किसी से बात हो रही थी, उसने कहा आप जाएं ना कश्मीरियों से पूछें ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? हमने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि उन्होंने हमारे साथ क्या ज्वाइन करना है जी। उन्होंने समझ लग गई ये फुकरे हैं, ये तो हम तो उधर जाएंगे जहाँ पे हालात बेहतर है। भाई बांग्लादेश पाकिस्तान से जुदा हुआ था, टू नेशन थ्योरी स्टिल इट वाज देयर। क्या थी कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। तो फिर क्या हुआ कि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया? है तो हम मुसलमान ही थे ना। ये चीज़ है, इस सवाल को समझने की जरूरत है। एंड ये सवाल आज कश्मीरियों पे भी आया हुआ है। आपके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं है, आप अपने फैसले नहीं कर सकते, यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। अगर हमने अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है वो पहले खुद तो आज़ादी ले ले, फिर जाके कश्मीरियों को आज़ादी दे सकती है। इन गरीबों को तो आप आज़ादी कोई नहीं है, इनके तो कोल अपने कोल कोई नहीं जड़ा